गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ 12th का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स। सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में हम छोटी सी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि भाई कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली। और हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली फ्लो कर जाते हैं कंडक्टर्स के थ्रू। और वी कैन से कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर फ्लो कर जाती है, तो हम उन्हें कहते हैं कंडक्टर मटेरियल्स। लाइक मेटल्स जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। तो हमें उन मेटल्स को कंसीडर करना है, उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो हम समझते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करते हैं। तो कंडक्टर्स की एक बेसिक नेचर होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं एंड दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर इन द मेटल। उनके अंदर कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करके और फ्लो करने लग जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेन इंपॉर्टेंट क्या है वापस से याद रखिएगा, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली और फ्रीली मूव कर सकते हैं। उस बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हुए कुछ प्रॉपर्टीज हमारी बुक में दी हुई है, उनको हम इस चैप्टर के रेफरेंस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स और टॉपिक का नाम है पहला, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। मैं कहूंगा इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बोले सब कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। तो हम इसको कह सकते हैं भाई क्यों होता है, उसका रीजन समझें। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स एक अंदर उसके रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल्स इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्री नहीं होता है इधर उधर मूवमेंट के लिए। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। जब वो एक दूसरे से रिपेल होंगे, एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करवाएंगे, तो वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द सरफेस। दैट्स व्हाई देयर विल बी नो, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि मान लीजिए इस तरीके से कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस करके ये कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पर चले जाएंगे। अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जब अंदर चार्ज नहीं रहेगा तो अंदर फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज inside the conductor. That's why the electrostatic field inside the conductor is zero. तो हम ये समझ सकते हैं there is no electron or free electron inside the conductor. All the electrons move towards the surface of the conductor due to internal force of electrons on one onto other. That's why electron move towards the surface and they will resides at the surface. That's why there is no electron inside the conductor, so there is no field inside the conductor. So we can say inside a conductor the electrostatic field is zero. Same second point है हमारा, उसको समझ लेते हैं। second point क्या है बेटा, देखिए सेकेंड पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ सीबीएसई बुक में से ही, एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी उसी में से पढ़ लेता हूँ।
एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। बोले सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसको किस तरीके से समझेंगे, नॉर्मल का मतलब क्या है वो समझिए। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ओके, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, वो सरफेस पर रहेगा इस तरीके से, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस लाइक दिस। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, यहां पर इस पॉइंट पर देखेंगे दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये नॉर्मल होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरीवेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हम यहां कहेंगे नॉर्मल क्यों है, नॉर्मल ही क्यों रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब देखिए इलेक्ट्रॉन्स, जो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री रहते हैं, चार्ज सारा का सारा कहां पहुंच जाता है, सरफेस पर पहुंच जाता है। जब सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पर पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज रहेगा ये क्या करेगा, ये स्टैटिक स्टेट में आ जाएगा, बाहर की ओर ड्रिफ्ट होगा, सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि सरफेस से बाहर निकलने के लिए इसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है, जिसको हम नेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होते हैं। यहां पर देखिए हम कह रहे हैं कि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा ड्रिफ्ट होकर, इसलिए कहां रिजाइड करेगा, दैट रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अब वो सरफेस पर आ गया और स्टैटिक स्टेट में आ गया, क्योंकि मूव नहीं करेगा, मूव करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रह जाएगी, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगी, करंट बन जाएगा। तो हम करेंगे कि भाई यहां पर वो सरफेस पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा, स्टैटिक स्टेट में रहेगा, स्टैटिक स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा, सपोज दैट कि वो नॉर्मल नहीं है, हम उल्टा केस ले लेते हैं, सपोज दैट द फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल नहीं है लाइक दिस, ये इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल नहीं है तो डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और एक कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है तो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ई वर्टिकल, और इसे मैं कह देता हूं ई हॉरिजॉन्टल, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वो बाहर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इधर की ओर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या उसके अपोजिट जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो हम कहेंगे दैट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। अब इस फोर्स से वो बाहर तो नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे कम से कम किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए, मींस दैट रिक्वायर सम एनर्जी, दैट रिक्वायर सम एनर्जी टू एग्जिट दिस सरफेस। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट द सफिशिएंट एनर्जी गिवन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा भी हो तो निकल भी सकता है, लेकिन इस केस के लिए हम कहें कितनी एनर्जी नहीं इधर निकले, लेकिन यहां पर जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या करेगा, ये इसको मोशन में लाएगा। मोशन में क्यों लाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस पर इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव इन द कंडक्टर। जब वो इजीली मूव कर सकते हैं तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, इस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी है उसको सरफेस पर ड्रैग करवाएगा इस तरीके से। जब वो मूवमेंट पे होगा तो यहां पर इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा तो ये मूवमेंट करेगा, यहां पर इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये मूवमेंट करेगा। क्योंकि थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो सारे सरफेस पर मूवमेंट करने लग जाएंगे, और जब वो मूवमेंट करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली करंट फ्लो होने लग जाएगा। और वो भी किस सिचुएशन में,
स्टैटिक सिचुएशन में एंड इट इज नॉट पॉसिबल। स्टैटिक सिचुएशन में करंट फ्लो कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि हमें ये तो पता है कि भाई स्टैटिक सिचुएशन में रहते हैं, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को। इसलिए हम कहते हैं कि एक ही कंडीशन हो सकती है कि वो हमेशा क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहे। वापस से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नॉर्मल नहीं होगा तो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय द हॉरिजॉन्टल component it can travel on the surface, that's why there will be flow of electricity on the surface and it is not possible in static situation. That's why electrostatic field is always normal to the surface at the conductor. ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेता हूं, वन बाय वन इनको क्लियर कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा, देखिए, दैट इज द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। बोले सब स्टैटिक सिचुएशन के अंदर अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह सकता, स्टैटिक सिचुएशन, ठीक है, देयर इज नो चार्ज। थर्ड पॉइंट है हमारा, नो चार्ज, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, interior of a conductor can have no excess charge, can have no excess charge inside charge in the static situation, in the static situation। बोले साहब स्टैटिक सिचुएशन के अंदर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, और डेफिनेटली ये ट्रू है कि भाई कोई भी चार्ज होगा वो अंदर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता उसको समझिए। वापस से हम फर्स्ट केस के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर ले। मान लीजिए मेटल है, मेटल एक स्फेयर है, अंदर से हॉलो नहीं है, फील्ड है, दैट्स वाई अंदर कोई चार्ज आ गया, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें पता है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से यदि उस पर है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो नेगेटिव, वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज इसको और दिया, एक्सिस में दे दिया, तो वो कहाँ चला जाएगा, अंदर यदि रहेगा। तो अंदर रहने का मतलब क्या होगा वो समझिए। फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर गाउसेस लॉ हमने पढ़ा। गाउसेस लॉ क्या कह रहा है, गाउसेस लॉ ये कह रहा है कि मान लीजिए अंदर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, इस पॉइंट पर यदि मैं निकालना चाहूँ, जो सपोज करो मैंने यहाँ इसके अंदर ही कोई पॉइंट लिया और मैंने क्या बना दिया, एक गाउसियन सरफेस बना दी। ऐसी भी बना सकते हैं, दूसरी भी बना सकते हैं, स्फेयर ही बना दिया सपोज करो। तो मैं कहूँगा एक गाउसियन सरफेस मैंने बना दी, ऐसे समझ लेते हैं। गाउसियन सरफेस थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक ये तो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया था, ये एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मेरे को यहाँ पर फील्ड फाइंड आउट करना है ना। तो मैं फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गाउसियन सरफेस बनाऊंगा और वो कुछ स्फेरिकल सरफेस इस तरीके की बन जाएगी। इस पॉइंट पी पर मैं फील्ड निकालूंगा तो जीरो तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता ही है यहां से आर डिस्टेंस का एक रेडियस है और इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, मेटल के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन मेटल के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। हमने निकाला था किसी भी मेटल के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये चार्ज जो है वो यहां तो नहीं रह पाएगा, कहां चला जाएगा, ये सारा का सारा सरफेस पर शो होगा, सरफेस पर चला जाएगा। जब सरफेस पर चला जाएगा, अंदर इसके अंदर जो रिजल्टेंट चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यदि अंदर रहे चार्ज
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अंदर जीरो नहीं हो सकता एंड इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इसके इंटीरियर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता। एक्सेस चार्ज कहां शो हो जाएगा? वो बाहर सरफेस पर शो हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और है हमारे पास, उसको कंसीडर कर लें तो ये केस यही डिस्कस हो जाएगा, है ना। जैसे अनसॉल्व्ड में हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक सरफेस ऐसे कुछ बनाई हुई है और अंदर एक कैविटी बना दिया है और अंदर एक चार्ज रख दिया। बोले साहब अब यहां इस पॉइंट पर निकाल के बताइए। अब ये जो क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कैविटी के अंदर रख दिया। अब कैविटी के अंदर जैसे रखोगे और ये कैविटी है, होल है एक तरीके का, अब इसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालूंगा तो कैसे होगा? मुझे गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। मैंने गाउसियन सरफेस बना ली अपनी सुविधा के अनुसार, ये बना ली। अब यहां पर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज तो क्यू आ गया इस गाउसियन सरफेस के अंदर। तो गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू आने से क्या होगा? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है ना बेटा। तो सिग्मा क्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है। और कंडक्टर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंडक्टर्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसलिए ये जो चार्ज है उसके साथ क्या होगा वो समझिए। जब ये यहां चार्ज होगा तो ये कैविटी की जो सरफेस है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इनर सरफेस पर जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जितना नेगेटिव इस सरफेस पर आया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां? इस सरफेस पर शो हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्टेंटली ये चार्ज जो है इस कैविटी के अंदर नहीं है, ये सारा कहां गया? सरफेस पर आ गया। इसलिए कहते हैं कि मेटल के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता। यदि वो रहता है तो वो सारा का सारा कहां शो हो जाता है? वो शो हो जाता है सरफेस पर। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। सो दैट पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल, एक अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, शायद एडिशनल एक्सरसाइज में है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसका आंसर इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ये कह रहा है बेटा, फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor. बोले सब कंडक्टर की जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो किस तरीके से है उसको एक एग्जांपल से पूछेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है हमारा। इसको हम निकाल भी सकते हैं वैसे तो, लेकिन मान लीजिए एक सरफेस है, हम अपोजिट केस सपोज करते हैं। कुछ चीजें हमने सीख ली है प्रीवियस पॉइंट से। क्या क्या सीख लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंदर कोई फील्ड नहीं होता। सेकंड, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये पॉइंट्स तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम कह रहे हैं कि अंदर कोई पोटेंशियल तो होता है लेकिन कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। कितना होता है वो समझ लें। हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर हम कह रहे हैं कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। मैं मान लीजिए एक चार्ज को कैरी करता हूं इससे यहां तक, चार्ज को कैरी किया। यहां पर डिफरेंट फील्ड है। हमने मान लिया यहां पर फील्ड V1 है और यहां पर फील्ड V2 है। दो पॉइंट्स है मेरे पास, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। ये कह रहा है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मतलब V1 और V2 क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए।
वापस से समझिए, एक कंडक्टर है, दो पॉइंट्स लिए ए और बी, उन पर पोटेंशियल मान लिया अलग अलग है, डिफरेंट है, द पोटेंशियल इज डिफरेंट एट ए एंड बी। डिफरेंट मान लिया, ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट है। अब डिफरेंट है तो क्या होगा, डिफरेंट है तो हम कहेंगे ए से बी तक मैं किसी चार्ज को कैरी करूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन हमें पता है प्रीवियस 3 पॉइंट से, देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी तक ले जाएंगे तो कोई चार्ज ही नहीं है, कोई फील्ड ही नहीं है, तो फील्ड नहीं है तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर व्हेन वी कैरी ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, देयर इज नो वर्क डन, दैट्स व्हाई v1 minus, as we know that v1 minus v2 is equals to what, that is w upon q होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। And as we know that the work done to carry this charge is 0, then W is equals to 0 because there is no field inside the conductor against which it can do some work। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि V1 minus V2 is equals to 0। in this case V1 किसके इक्वल आ गया बेटा, V2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब A और B पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, the potential is constant everywhere in the कंडक्टर। अब एक पॉइंट वैसे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अब समझिए एक बात कि पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है। तो इसको तो समझ में आ गया है, इसको और थोड़ा एलोबरेट करके समझिए। देखिए फील्ड कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, मैं क्या करता हूं यहां से एक चार्ज को कैरी करता हूं, कहां तक, सरफेस पर और सरफेस से अंदर की ओर। अब पोटेंशियल क्या होता है ये हमें पता है, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट दैट इज लाई इन द फील्ड। यहां से कैरी करें इंफिनिटी से, ये इंफिनिटी है हमारा, इंफिनिटी से कैरी किया, यहां तक कैरी किया, और यही मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ये P पॉइंट है। जब मुझे यहां पोटेंशियल चाहिए तो यहां से यहां तक जब मैं इसको कैरी करूंगा तो मुझे वर्क डन यहां तक ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक लाऊंगा तो वर्क डन होगा इसके फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इस पर क्यू चार्ज है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। यहां तक तो वर्क डन होगा, सरफेस तक लाए तो वर्क डन हो गया, और सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो हमें मिल जाएगा। उस वर्क डन को निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन जब मैं अंदर किसी पॉइंट तक जाऊंगा, बिकॉज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सो देयर विल बी नो एनी वर्क डन फ्रॉम पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस टू द पॉइंट रिक्वायर्ड। इन दोनों के बीच में कोई वर्क डन नहीं होगा, तो दैट इज 0। तो सम कितना आ गया, यहां से यहां तक कहीं तो वर्क डन करना पड़ा, इस पॉइंट के लिए भी, अंदर तो कोई वर्क डन है ही नहीं, तो जो पोटेंशियल यहां पर आया वही तो अंदर आएगा। इसीलिए कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड इक्वल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कितना होगा, जो सरफेस पर होगा वो ही अंदर होगा, और वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे यहां निकालिए, यहां निकालिए, यहां निकालिए, यहां निकालिए, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमें मेमोराइज करना है, याद करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका पॉइंट, 5th पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसका, एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। 5th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड
at the surface of the charge conductor. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मान लीजिए एक सरफेस है और ये चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, कर दिया भाई चार्ज। अब एक प्रॉब्लम हो गई हमारे पास कि भाई इसको मैंने चार्ज किया और ये कैसी सरफेस है? कंडक्टर सरफेस है। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली चार्ज इसकी कहाँ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। अभी कुछ पॉइंट्स पहले हमने डिस्कस क्या किया है बेटा, कि कितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? इसकी सरफेस पर आ जाएगा। अब मैं मान लीजिए एक कंडक्टर होल्ड, ओके, सपोज दिस इज अ कंडक्टर सरफेस, ओके। अब मैं चार्ज इसको दिया, मैंने ये चार्ज दे दिया क्यों? अब वो इस सरफेस पर आएगा कि इस सरफेस पर आएगा? ये डिपेंड करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर, लेकिन अभी के लिए हम कहें किसी भी एक सरफेस पर आ गया, लेकिन आएगा एक ही सरफेस पर, तो हम कहेंगे कंडक्टर जो होगा वो उसकी एक सरफेस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आ जाएगा तो मैं इस कंडक्टर के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाऊंगा, सॉरी गाउसियन सरफेस बनाऊंगा, तो इस तरीके की बना दूंगा, ओके। ये गाउसियन एक ही साइड बनेगी, दूसरी साइड नहीं बनेगी। पिछले जो केस में हमने सीट के लिए किया था, शीट के लिए डेरिवेशन की थी ना, उसके अंदर क्या किया था बेटा? हमने ये किया था कि दोनों साइड में फील्ड को लिया था, लेकिन एक ही सरफेस पर आएगा, जिस साइड में सरफेस पर आए उधर ही फील्ड होगा। जैसे इस सरफेस पर आ गया तो इधर ही फील्ड होगा, इधर तो फील्ड जीरो होगा। तो कंडक्टर की जो सरफेस पर फील्ड होगा तो वो इस साइड में हो जाएगा, और जब फील्ड इस साइड में होगा तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना भाई? इस सरफेस के लिए कैलकुलेट करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन ये, मैं कह देता हूं गाउसियन लॉ लगा दें, तो गाउस लॉ बेटा मैं यहां अप्लाई कर देता हूं, एक फटाफट से अप्लाई कर देता हूं, इजीली आ जाएगा। E डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस, ई को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर बचा ds, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप और समझना चाहें तो इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, दिस सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2। सरफेस S1 क्लोज नहीं रहेगा, अब ओपन बन जाएगा। E ds cos थीटा, E डॉट ds वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ds2 ds1 इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds1 के लिए मैं देखूं तो ये और ये दोनों क्या है बेटा? सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और इसके लिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये ds की डायरेक्शन। दैट्स व्हाई फॉर दिस केस इट विल बी जीरो। कौन सी S2 सरफेस है ना, इसके लिए जीरो। तो ये थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो हमारे पास फील्ड कितना हो जाएगा? cos 90 इज इक्वल्स टू 0। और इस केस के लिए क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा थीटा, तो मैं E को बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा ds। वेक्टर को छोड़ दें। अब टोटल चार्ज कितना? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू टोटल चार्ज कितना दिया है? इसको क्यू दिया है। अब ds इज द टोटल सरफेस एरिया, सपोज करो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना S है, तो E इंटू एस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E विल बी इक्वल टू व्हाट? S को नीचे लाएंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन, Q अपॉन S क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q बाई S इज इक्वल्स टू सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के लिए लिखना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें लिखना है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नॉन कंडक्टर सरफेस जिसके दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिया हुआ, तो उसके लिए क्या लिखोगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके अंदर ये वाली सरफेस भी कंसीडर हो रही थी। तो याद रखिएगा इसको कि कंडक्टर सरफेस है तो क्या होगा? कंडक्टर सरफेस है तो एक ही आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि नॉन कंडक्टर सरफेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है तो
कंडक्टर सरफेस का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। क्लियर? उसका फॉर्मूला आएगा ये। नेक्स्ट केस है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब समझिए, लास्ट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या है? तो सिंपल है, पहले जब शील्ड आती थी ना, ध्यान हो तो, हम जब खेलने जाते थे टूर्नामेंट वगैरह में तो जीत के लाते थे, तो एक इस शेप की एक शील्ड मिलती थी, शील्ड जिसे हम कहते थे, शील्ड लाइक दिस शेप है ना, लाइक दिस। और इस तरीके की शील्ड होती थी, उसके ऊपर इस तरीके से निशान बने हुए होते थे। और वो शील्ड का मतलब होता है जो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ढाल जिसे युद्ध में यूज करते थे ना, बैटल्स होते थे उनके अंदर, वो तलवार मारते थे तो उसको यूं आगे करते थे लाइक, तो वो शील्ड कहलाती है। तो शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, द डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स यू। तो ऐसी ही डिवाइस, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से जो डिवाइस प्रोटेक्ट कर रही हो, तो वो डिवाइस हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड क्या हो सकती है उसको समझें, और ये फिनोमिना कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है, कोई भी कंडक्टर सरफेस है, उसके अंदर यदि एक कैविटी करके उसके अंदर किसी डिवाइस को हम रख दें, तो बाहर कितना भी फील्ड होगा वो अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा एपरेटस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से खराब हो जाता है, उसको हम एक मेटेलिक बॉक्स के अंदर रख दो, तो अंदर फील्ड हमेशा क्या रहेगा, मेटल के अंदर जीरो रहेगा। तो डेफिनेटली उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बाहर कितना भी फील्ड हो। तो इसलिए वो हमेशा क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बचा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कई बार कहा जाता है जैसे बिजली गिरती है, बोले कार के अंदर बैठ जाइए, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। बिजली गिरेगी, जैसे बिजली कार के ऊपर गिरेगी, कार की सरफेस जो होती है वो मेटल की होती है, तो मेटल से वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। और आप शील्डेड हैं क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो आप उससे बच जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जनरल लाइफ के हैं जिनको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कल हमारा कैपेसिटर का बेसिक शुरू हो जाएगा। जो हमारा इसका सेकंड पोर्शन है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कल से शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर पहला है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। इसको पढ़ते हुए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय।